मैं स्टार्ट करना है सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्लासिफिकेशन हमने देखी थी। क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है, एक होती है सुपरवाइज्ड और एक होती है अनसुपरवाइज्ड। अब सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में क्या फ़र्क होता है? सुपरवाइज्ड जो है वो अंडर सुपरविजन होती है। सुपरविजन का मतलब हमें चीज़ें पहले से पता होती हैं। सुपरवाइज में जो मेजर चीज़ होती है वो क्या होती है कि जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है, डाटा सेट होता है, वो लेबल्ड होता है। लेबल्ड डाटा। लेबल डाटा मतलब जो डाटा होगा उसका आउटपुट, उसका लेबल हमें गिवन होगा। ट्रेनिंग डाटा जो भी है, लेबल जो है वो गिवन होंगे। ठीक है। ट्रेनिंग डाटा से हम जो मॉडल है वो क्या करेगा? लर्न करेगा। ट्रेनिंग डाटा से लर्न करेगा। उसके बाद टेस्टिंग डाटा जो भी होगा उससे इवेल्युएट करेगा कि क्या जो मॉडल ने लर्न किया है वो ठीक किया है या नहीं। जब ट्रेनिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, उसके बाद मॉडल ने क्या करनी है? क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करेगा? जिस डाटा से उसने सीखा है, लर्न किया है, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या करना है? न्यू डाटा को क्लासिफाई करना है। तो हमारे पास जब भी कोई भी डाटा सेट होता है, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, हम क्या कर देते हैं? डाटा को स्प्लिट कर देते हैं। जो डाटा स्प्लिटिंग है वो 80-20 में होती है या 70-30% में होती है। अब जो ज़्यादा वाला डाटा होता है उसको हम रखते हैं ट्रेनिंग के लिए, और जो कम वाला डाटा होता है उसको हम रखते हैं टेस्टिंग के लिए। अब जो ट्रेनिंग वाला डाटा है उसमें भी लेबल्स गिवन है, ये भी हमारे पास लेबल्ड है। और जो टेस्टिंग वाला डाटा है ये भी हमारे पास लेबल्ड ही है। हम लोग क्या करते हैं? जो ट्रेनिंग वाला डाटा है वो मॉडल को दे देते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास मॉडल है मशीन लर्निंग का। हम लोगों ने क्या किया? इसको डाटा इनपुट करा दिया। डाटा कौन सा था? लेबल्ड था। 80% डाटा इनपुट करा दिया, मॉडल ने क्या कर दिया? इसे लर्न कर लिया, सीख लिया। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम टेस्टिंग का डाटा देंगे। अब टेस्टिंग के डाटा को मॉडल प्रिडिक्ट खुद करेगा। वो क्या करेगा? इसका लेबल प्रिडिक्ट करेगा और हमें आउटपुट डिस्प्ले करेगा। आउटपुट में लेबल देगा। अब हमारे पास इसके ओरिजिनल लेबल भी गिवन थे और एक लेबल हमें दिया मॉडल ने। दोनों को कंपेयर किया जाएगा। अगर तो लेबल्स एक दूसरे से मैच कर रहे हो, इसका मतलब कि आपका मॉडल सही ट्रेन हुआ और आपने सही काम किया। अगर उसमें ज़्यादा मैचिंग ना हुई, कम मैचिंग हुई, तो आपके मॉडल की एक्यूरेसी कम आ जाएगी। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ आपके डाटा में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम थी। अब इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? यूज़ करते हैं हम इसको क्लासिफिकेशन या प्रिडिक्शन के लिए, डिटेक्शन या रिकग्निशन के लिए। क्लासिफिकेशन में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी। फ्रूट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, एनिमल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, प्रिडिक्शन की जाती है। ठीक है, जिस तरह स्पैम प्रिडिक्शन होती है, तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेक्शन, फेक न्यूज़ डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ों की डिटेक्शन के लिए या रिकग्निशन के लिए, इमोशन डिटेक्शन के लिए, इमोशन रिकग्निशन के लिए, फेस रिकग्निशन के लिए। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं? सुपरवाइज लर्निंग को इन इन कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है अनसुपरवाइज। अब जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है इसमें डाटा अनलेबल्ड होता है। मतलब जो हमारे पास डाटा है ना उसका कोई भी लेबल गिवन नहीं होता। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो होती है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग, और ये ग्रुपिंग किस बेसिस पे की जाती है? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बीच बेसिस पे की जाती है। जिनके फीचर्स एक दूसरे से सबसे ज़्यादा मिल रहे होंगे उनका एक ग्रुप या एक क्लस्टर बना दिया जाएगा। इसमें क्लास लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्लास लेवल जो है वो अननोन होता है। हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट ऑब्जर्वेशंस वगैरह लेके जो भी हमारे पास एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटिव होते हैं, उनका हम क्या कर देते हैं? ग्रुप बना देते हैं। इस ग्रुप्स को क्या कहते हैं? क्लस्टर्स कहते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि हमारे पास इस तरह का डाटा पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी शेप्स हैं, कुछ ऐसी शेप्स हैं, कुछ ऐसी शेप्स हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? जो एक जैसी हैं, जिनकी सिमिलैरिटीज एक दूसरे के करीब हैं, उनको अलग, एक ये क्लस्टर बन जाएगा, एक ये क्लस्टर बन जाएगा और एक ये क्लस्टर बन जाएगा। ये तीन तरह के क्लस्टर्स इसमें हमारे पास बन गए। अब इन क्लस्टर्स का जो एम होता है वो क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है इंट्रा क्लस्टर सिमिलैरिटी और एक होता है इंटर क्लस्टर सिमिलैरिटी। जो इंटर क्लस्टर मतलब क्लस्टर्स के आपस में, मतलब ये या यहाँ से यहाँ तक इसकी सिमिलैरिटी। इंटर क्लस्टर का मतलब है एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर तक।
ये यहाँ से यहाँ तक ये इंटर क्लस्टर है। इंटर क्लस्टर सिमिलैरिटी को क्या किया जाता है, कम से कम किया जाता है। सिमिलैरिटी कम है मतलब ये एक दूसरे से डिफरेंट है, जितने डिफरेंट होंगे मतलब अलग क्लस्टर बन जाएगा। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो हमारे पास होता है इंट्रा क्लस्टर। इंट्रा क्लस्टर होता है कि क्लस्टर के आपस में ये बनता है इंट्रा क्लस्टर। और इंट्रा क्लस्टर जो सिमिलैरिटी होती है इसको मैक्सिमाइज किया जाता है, जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी उतना वो एक ही क्लस्टर में आएगा। तो क्लस्टरिंग हम लोगों ने जिस तरह देखा होती ही ग्रुप वाइज है, फीचर्स वाइज है, सिमिलैरिटी वाइज है, तो क्लस्टरिंग में अनसुपरवाइज लर्निंग में इस चीज़ को माइंड में रखा जाता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो बताओ, आ गई है तो भी बताओ। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ठीक है। अब आगे इसको हम देखते हैं प्रिडिक्शन प्रॉब्लम। प्रिडिक्शन प्रॉब्लम में प्रिडिक्शन में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्लासिफिकेशन और दूसरी होती है हमारे पास रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में लेबल्स को क्लासिफाई किया जाता है, मतलब हमारे पास कोई भी लेबल है उन्हें प्रिडिक्ट किया जाता है। कोई भी क्लास लेबल है, जिस तरह ये कैट है, डॉग है, या एनिमल है या नहीं है, या हमारे पास ये एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है, इस तरह के लेबल्स होंगे। जब इस तरह के लेबल्स होंगे तो वो क्लासिफिकेशन में आएगा। प्रिडिक्ट कैटेगोरिकल क्लास लेबल, ठीक है। ये डाटा को क्लासिफाई करेगा, मॉडल बनाएगा ट्रेनिंग डाटा के अकॉर्डिंग, और फिर वैल्यूज मतलब क्लास लेबल्स को प्रिडिक्ट करेगा। रिग्रेशन में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू की प्रिडिक्शन होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिडिक्ट किया जाता है, जिस तरह कोई वैल्यू निकाली जाती है। मॉडल कंटिन्यूस वैल्यू फंक्शन प्रिडिक्ट अननोन और मिसिंग वैल्यूज। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा, हमने एक बंदे की एज प्रिडिक्ट करनी है। अब एज इज़ अ नंबर, एज एक नंबर है। जब एज प्रिडिक्ट की जाएगी, नंबर वैल्यू निकाली जाएगी, तो वो हमारे पास रिग्रेशन में आएगा। टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, फिर हम देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग में क्या क्या आ जाता है। क्रेडिट या लोन अप्रूवल, मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस में कोई डिजीज़ भी आ सकती है। कैंसर, अगर ट्यूमर कैंसरस है या बीनिंग है, कैंसरस या बीनिंग का मतलब होता है डेंजरस है या नहीं है। फ्रॉड डिटेक्शन की जाती है कि कोई ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट तो नहीं है। सेंटिमेंट एनालिसिस की जाती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ये चीज़ें भी हम लोग पहले एक दफ़ा देख चुके हैं। फिर ये सुपरवाइज लर्निंग के कुछ रिसर्च एरियाज हैं जिन पे रिसर्च की जा सकती है। ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, मेडिकल डायग्नोसिस, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, ईमेल स्पैम एंड मालवेयर फिल्टरिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ट्रैफिक प्रिडिक्शन, स्पीच रिकग्निशन, इमेज रिकग्निशन। इसके अलावा और भी ढेर सारी हैं, जिस तरह मूवी रिकमेंडर सिस्टम्स होते हैं, या बाकी भी हम लोग डिफरेंट चीज़ें इसमें देख सकते हैं। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन में क्या होता है, जब हमारे पास मॉडल इमेजेस को प्रिडिक्ट करा होता है, या कोई वीडियो जनरेट करा होता है, या वीडियो से देख रहा होता है, जिस तरह सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या कर रही होती हैं, पिक्चर्स और वीडियोस को मॉनिटर करके कार को ड्राइव करवा रही होती हैं। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था फेशियल डिटेक्शन, कि कैमरे में पिक्चर बंदे की आ रही होती है और उस फेशियल एक्सप्रेशन से वो बताता है कि ये हैप्पी है, सैड है, न्यूट्रल है। ये भी इमेज रिकग्निशन में आएंगे। इनमें और कौन से टॉपिक है जिन पे रिसर्च की जा सकती है, फेक एंटिटीज को डिटेक्ट किया जा सकता है। फेक एंटिटीज में क्या क्या हो सकता है, फेक न्यूज़ हो सकती हैं, फेक यूज़र हो सकते हैं, फेक जर्नल या फेक कॉन्फ्रेंस हो सकती है, फेक मैसेज, फेक ट्वीट या फेक कंटेंट हो सकता है, फेक इमेज या वीडियो हो सकती है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने कभी एक्स यूज़ किया हो, जिस तरह ट्विटर था, अब उसका नाम एक्स है, तो उसमें ग्रॉक, शायद ये लास्ट टाइम भी क्लास में डिस्कस हुआ था, कि ग्रॉक हमारे पास एआई एजेंट है। उससे हम अगर पूछें कि ये जो कंटेंट है ये रियल है या फेक है, तो वो हमें एनालाइज करके बताता है कि कहीं ये एआई जनरेटेड तो नहीं है, ये रियल है या फेक है। इसके अलावा स्पैम को डिटेक्ट किया जा सकता है। स्पैम में क्या क्या आ सकता है, मैसेज आ सकते हैं, ईमेल आ सकते हैं, रिव्यूज आ सकते हैं, या स्पैमर को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कहीं ये बंदा स्पैमर तो नहीं है, स्पैम तो नहीं करता। इसके अलावा और क्या चीज़, क्वालिटी ऑफ कंटेंट को चेक किया जा सकता है कि जो कंटेंट है उसका ट्रस्ट लेवल क्या है, ट्रस्ट इश्यूज तो नहीं है,
क्वालिटी ऑफ कंटेंट इश्यूज को किया जा सकता है, इस्लामोफोबिया कंटेंट डिटेक्शन की जा सकती है, साइबर बुलिंग को डिटेक्ट किया जा सकता है, कहीं इस कंटेंट में कोई साइबर बुलिंग तो नहीं हो रही। इसके अलावा बॉट डिटेक्शन आ जाती है। बॉट डिटेक्शन, बॉट्स क्या होते हैं? बॉट्स हमारे पास डिफरेंट रोबोट्स होते हैं, ठीक है। मतलब अगर ह्यूमन नहीं होगा, कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी वेबसाइट या कोई भी चीज़ जब ह्यूमन के अलावा कोई कंप्यूटर यूज़ करेगा, रोबोट यूज़ करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉट कहते हैं। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? बॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सोशल बॉट डिटेक्शन कर सकते हैं, ट्विटर बॉट डिटेक्शन कर सकते हैं, बॉट डिटेक्शन वाया कंटेंट जनरेशन, कि ये कंटेंट जो है वो किसी बॉट ने जनरेट किया है या बंदे ने जनरेट किया है। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन एक्टिविटी है, मतलब ये हमारी वेबसाइट को जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, ये बॉट है या ह्यूमन है। बॉट डिटेक्शन के लिए आपने देखा होगा, वेबसाइट्स, जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वो आपसे रिकैप्चा मांगता है। रिकैप्चा बेसिकली होता ही बॉट डिटेक्शन के लिए। रिकैप्चा के अलावा कहीं पे लिखा होता है वेरीफाई यू आर अ ह्यूमन, तो वो इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फिर मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस इन एनएलपी, एनएलपी का भी बताया था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जब भी डाटा हमारे पास टेक्सचुअल होगा तो वो एनएलपी में आ जाएगा। इससे चैटबॉट्स बनाए जा सकते हैं, टेक्स्ट को समराइज किया जा सकता है, किसी चीज़ की अर्जेंसी कितनी है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा सकती है, हायरिंग और रिक्रूटमेंट की जा सकती है, टारगेट एडवर्टाइजिंग की जा सकती है, मतलब अपने प्रोडक्ट को उन्हीं लोगों तक एडवर्टाइज करना, उन्हीं लोगों को देना जिनको रिक्वायर्ड है। फिर सुपरवाइज लर्निंग, इसके जो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। ये भी आप लोगों ने पहले स्टेप्स देखे हुए हैं। पहले, सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद आप लोग क्या करते हो? डाटा कलेक्शन करते हो। डाटा कलेक्शन के मैंने डिफरेंट सोर्सेज आपको बताए थे, गिटहब से कर सकते हैं, केगल से कर सकते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा को प्रिपेयर किया जाता है। डाटा को प्रिपेयर और डाटा को विजुअलाइज किया जाता है। विजुअलाइज करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिस तरह ग्राफ्स के थ्रू आप डाटा को विजुअलाइज कर सकते हो, चार्ट्स के थ्रू कर सकते हो, अगर टेक्सचुअल डाटा है तो इसका वर्ड क्लाउड बना सकते हो। तो इन डिफरेंट मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर फीचर इंजीनियरिंग, फीचर्स हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं डाटा के, जिस तरह अगर आपकी क्लास का डाटा है तो उसमें नेम, क्लास, सेशन, आईडी, रोल नंबर, ये सारे इसके फीचर्स हैं। फीचर्स देखे जाते हैं। फीचर इंजीनियरिंग में जो टॉप मोस्ट फीचर हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है, जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है। फिर एमएल मॉडलिंग, जो भी आप मॉडल सेलेक्ट कर रहे हो उसको दे दिया, वो लर्निंग करेगा। लर्न करने के बाद जब हमारे पास रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे तो मॉडल को लास्ट में डिप्लॉय कर दिया जाता है, मतलब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया जाता है। अब क्लासिफिकेशन के हमारे पास बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और दूसरे स्टेप में मॉडल को यूज़ किया जाता है। मॉडल कंस्ट्रक्शन का मतलब कि हम लोगों ने प्री डिटर्मिन क्लासेस को डिस्क्राइब कर दिया। अब हर टपल, मतलब हर एक सैंपल का जो है वो कोई ना कोई क्लास लेबल होगा। फिर हम लोग कुछ सेट ऑफ टपल्स, मतलब जो हम लोगों ने डाटा को स्प्लिट किया, लेट्स सपोज 80% स्प्लिट किया था, तो 80% डाटा को हमने किसको दे दिया? मॉडल को दे दिया। किस लिए दिया? ताकि मॉडल ट्रेन हो सके। जब मॉडल ट्रेन हो रहा है मतलब मॉडल की कंस्ट्रक्शन हो रही है। मॉडल इज रिप्रेजेंटेड एट अ मॉडल, मॉडल कोई भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन रूल से भी बनाया जा सकता है, डिसीजन ट्री भी यूज़ किया जा सकता है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है। फिर जब हमने मॉडल कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसके बाद मॉडल क्या करेगा? मॉडल की यूजेज होगी, मतलब हम मॉडल को फ्यूचर अननोन ऑब्जेक्ट्स के लिए या क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। मॉडल यूजेज में एक्यूरेसी एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी, जितना मॉडल अच्छा काम कर रहा है, अगर हमें सही रिजल्ट दे रहा है, उतना मॉडल एक्यूरेट होगा। अगर एक्यूरेट है तो हम आगे उसको मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोगों ने जो टेस्ट सैंपल निकाला था, मतलब जो 20% डाटा रह गया था, उसको हमने एज अ टेस्ट सैंपल लिया, चेक करवाया। कुछ लेबल जो हैं वो एस्टिमेट किए मॉडल ने, और असल लेबल भी हमारे पास डाटा में गिवन थे, दोनों को कंपेयर किया। अगर दोनों एक जैसे हैं तो मतलब हमारा मॉडल एक्यूरेट है, एक्यूरेसी रेट हाई है। अगर जो लेबल्स हैं वो डिफरेंट है तो इसका मतलब हमारा मॉडल एक्यूरेट नहीं है। टेस्ट सेट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ट्रेनिंग सेट से, मतलब ट्रेनिंग सेट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो टेस्ट सेट में है, क्योंकि हमने डाटा को स्प्लिट कर दिया। अब ये डाटा डिफरेंट है, ये डाटा डिफरेंट है,
ये वाला डाटा हमने मॉडल को दिया हुआ है, ये वाला डाटा हमने मॉडल को नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ये प्योरली टेस्ट पर्पस के लिए होगा। पहले मॉडल ने इस डाटा को नहीं देखा हुआ। अब ये थोड़ी सी एग्जांपल के तौर पे दी हुई है। ये ट्रेनिंग डाटा था, इसको हमने क्या किया, एल्गोरिदम लगाया इस पे, क्लासिफायर बन गया, मॉडल बन गया। मॉडल को हमने एक अनसीन डाटा दिया, ठीक है। रैंक जो है वो प्रोफेसर है, या ये एक्सपीरियंस उसको 6 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो टेन्योर्ड यस होगा या नो होगा। इसने क्या प्रिडिक्ट किया, यस प्रिडिक्ट किया, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल दी हुई है। अब ये जो है वो ट्रेनिंग डाटा था। अब ट्रेनिंग डाटा ये सारा दिया हुआ है, या ये हमारे पास टेस्टिंग डाटा है, ये ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये टेस्टिंग डाटा है। ये क्लासीफायर को डाटा दिया, अनसीन डाटा था, इसने क्या कर दिया, हमें रिस्पॉन्स दे दिया यस का, ठीक है। तो ये इस तरह से मॉडल काम करता है। इसमें अभी मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं थी। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।